नमस्कार। मैं रामदेश राम पीजीटी ज्योग्राफी केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 परिभाषा कैंट। आज मैं आपके सामने कक्षा 12th के हेबिटीज में ज्योग्राफी विषय के 7वां लेसन टर्सरी और क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम टर्सरी और क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ के बारे में जान लें। टर्सरी एक्टिविटीज़ इज अ इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ फॉर अ डेवलपमेंट because of its accelerate the primary and secondary activities. It means ये कहीं न कहीं हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को बढ़ाता है, सपोर्ट करता है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। इसमें दो चीज़ें हम बात करते हैं, एक तो प्रोडक्शन की बात करते हैं, दूसरा एक्सचेंज की बात करते हैं। प्रोडक्शन का मतलब यहाँ पर टर्सरी सेक्टर में है कि प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज। सर्विस का मतलब जैसे एक टीचर एक सर्विस के रूप में काम करता है, LIC एजेंट एक सर्विस के रूप में काम करता है, डॉक्टर एक सर्विस के रूप में काम करता है। और वो प्रोडक्शन क्या करता है? प्रोडक्शन का मतलब कि वो किस रूप में आर्थिक या किस तरीके से, जैसे मैं हूँ एक रिसोर्स पैदा कर रहा हूँ, जो टीचिंग दे रहा हूँ, या डॉक्टर है मरीज को ठीक कर रहा है, तो ये प्रोडक्शन है। ये उस देश के लिए प्रोडक्शन का काम करेगा, सर्विस के साथ साथ प्रोडक्शन का काम करता है। एक्सचेंज में ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की बात करेंगे। अब आते हैं टाइप्स ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज। टर्शियरी एक्टिविटीज के अंतर्गत कौन कौन से टाइप्स या पिलर्स कौन कौन से, उनके क्या क्या मेन पार्ट हैं या पिलर्स हैं जो टर्शियरी एक्टिविटीज के अंतर्गत आते हैं। इसमें 4 हैं। नंबर 1 ट्रेड एंड कॉमर्स, नंबर 2 ट्रांसपोर्ट, नंबर 3 कम्युनिकेशन और नंबर 4 सर्विसेज। सबसे पहले हम जाने ट्रेड और कॉमर्स की बात करें तो ट्रेड का मतलब व्यापार, व्यापार का मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसी न किसी गुड्स की जाएगी, सर्विसेज की जाएगी, मैसेज के किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ट्रेड और ट्रांसपोर्ट में आते हैं। ट्रेड में खासतौर पे कॉमर्स की बात करें, ट्रेड कॉमर्स में तो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करते हैं। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म आता है, बाइंग एंड सेलिंग। एक खरीदने वाला होता है, दूसरा बेचने वाला, कंज्यूमर और डिस्ट्रीब्यूटर या सेलर्स। तो उसके लिए जहाँ से वो बेचता है और जहाँ कंज्यूमर खरीदने जाता है, तो दोनों के बीच में एक प्लेस डिसाइड होता है जिसको हम लोग मार्केट कहते हैं। तो मार्केट के हिसाब से ये डिसाइड होता है। फिर रूरल रूरल मार्केट और अर्बन मार्केट की बात करें, जब प्रोडक्शन सेलर्स और बायर्स की बात करें तो अगर छोटे लेवल पे होता है और विलेज लेवल पे होता है, गांव में होता है, जहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं होती है, गुड्स जो है कि बहुत हाई क्वालिटी के नहीं होते हैं, तो वो रूरल मार्केट होता है। और अर्बन मार्केट में हाई क्वालिटी के गुड्स होंगे और अच्छे सारी लगभग सारी गुड्स वहाँ पे मिल जाती हैं। इस तरीके से अर्बन मार्केटिंग होता है। रिटेल और होलसेलर, ट्रेडिंग की बात करें बड़े स्तर पे अगर इसी को देखा जाए तो होलसेल और रिटेल की बात होती है। रिटेल का मतलब कि कंज्यूमर तक डायरेक्ट जो है कि कोई प्रोडक्ट्स, कोई गुड्स अगर पहुंच पा रही है तो उसको हम रिटेल सेलर के रूप में जानते हैं, रिटेल ट्रेड के रूप में जानते हैं, जो उसको इजिली मिल जाती है। होलसेल का मतलब होता है ये कम प्राइस में होता है और बल्क में प्रोडक्शन, बल्क में जो हम कह सकते हैं कि गुड्स को जो है कि होलसेलर तक पहुंचता है, फिर वो जो है कि रिटेलर को देता है, रिटेलर से फिर हम लोग पाते हैं। एक टर्म यूज हुआ है पेरियोडिक या वीकली मार्केट, इसको हम मंडी भी कहते हैं। ज़्यादातर बड़े शहरों में, गांव में तो कम, लेकिन गांव में भी अब तो आ गया सब्जी मार्केट के रूप में, अलग अलग सब्जी मार्केट लगती हैं। और ये पीरियोडिक सस्ती मार्केट होती है, लेकिन दूर तक जो है कि इसको बनाया जाता है और ये जो है वीक वीक में खुलता है। ये इसका पर्टिकुलर प्लेस जो है डिसाइड होता है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो कि टर्सरी एक्टिविटीज़ में जो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस अपना निभाता है। इसमें दो तरीके से हम देखेंगे, इसके मेन एस्पेक्ट्स क्या हैं। ट्रांसपोर्ट को हम 3 एस्पेक्ट्स पे देखेंगे, किलोमीटर डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस एंड कॉस्ट डिस्टेंस। हम ट्रांसपोर्ट को कितनी दूरी पे भेजते हैं, कहाँ से कहाँ तक, एक दूरी की बात करते हैं तो उसको किलोमीटर डिस्टेंस की बात करते हैं। टाइम डिस्टेंस का मतलब कि कितना समय हमको लगता है वहाँ बेचने भेजने में, कोई चीज़ कितना समय लगता है, उसी हिसाब से हम कॉस्ट डिसाइड करते हैं। फिर उसकी कॉस्ट क्या होती है, कितना, ये तीनों को हम जब डिसाइड कर लेते हैं तो फिर हमारा ट्रांसपोर्ट का खर्च आता है। हम ट्रांसपोर्ट डिसाइड कर पाते हैं कि यहाँ से वहाँ भेजने में हम इतना ट्रांसपोर्ट खर्च लेंगे, या इतना में हमारे पहुँच जाएगा, इतने में अवेलेबल हो जाएगा। ये चीज़ें देखते हैं। इसके बाद इसको अफेक्ट करने के पॉइंट्स हैं, फैक्टर्स हैं, इसमें दो हैं, डिमांड्स एंड रूट्स। डिमांड्स
मतलब वो लोग जब जो डिमांड्स करते हैं, डिमांड में एग्जैक्टली पॉपुलेशन होती है। अगर पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, अगर वो डिमांड नहीं करेगी तो उसका ट्रांसपोर्ट होगा ही नहीं। तो इसलिए डिमांड्स में हम पॉपुलेशन को रखते हैं। और रूट्स का मतलब कि वो प्लेस, वो जगह जहाँ से डिमांड आ रही है, फिर हम वहीं पर ट्रांसपोर्ट को जो है सप्लाई करते हैं। रूट्स में अब प्लेस की बात करें, एरिया की बात करें, तो विलेज लेवल पे, फिर सिटी में जाता है कोई गुड्स, या फिर इंडस्ट्री लेवल में जाता है, या फिर कहाँ भेजा जा रहा है, ये डिसाइड होता है रूट्स के माध्यम से। ये ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आप जानते हैं, रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस, और इसके बाद जो है कि वाटरवेज, हम जो है कि एयरवेज को यूज़ करते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में। वो अगले नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा जाएगा। कम्युनिकेशन इज ए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आइडियाज, मैसेज, या जो भी वर्ड्स है, एक जगह से दूसरी जगह जब हम कन्वे करते हैं, जब हम वहाँ को भेजते हैं, तो उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन में कई पहलू हम देखेंगे। एक तो इंडिविजुअल्स कम्युनिकेशन। इंडिविजुअल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जब हम मैसेज किसी इंडिविजुअल को देते हैं, किसी व्यक्ति, जैसे फ़ोन पे हम किसी से बात करते हैं तो एक साथ एक ही व्यक्ति को हम कन्वे करते हैं मैसेज को। लेकिन वहीं पर जब पब्लिकली अगर हम बात करते हैं, कहीं पे कोई प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ से अगर मैसेज देना हो, कहीं पे संगोष्ठी हो रही है, वहीं पे जो है कि भीड़ है, वहाँ से मैसेज छोड़ना, तो वो पब्लिक मैसेज कम्युनिकेट होता है। टेली कम्युनिकेशन की बात करें, टेली कम्युनिकेशन है वन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसको हम मास मीडिया कम्युनिकेशन भी कहते हैं। जब एक साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एक साथ अगर हम कई सारे बल्क में अगर मैसेज को हम पास करते हैं, तो वो टेली कम्युनिकेशन आता है। देन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेव, या फिर इंटरनेट की बात करें, तो ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन के कारण ही संभव हो पाता है। तो कम्युनिकेशन। देन सर्विसेज। सर्विसेज इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ टर्सरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर, बिकॉज ऑफ कि मेनली इसमें जो पॉपुलेशन है या लोग हैं, तो किसी न किसी रूप में वो सर्विस के रूप में काम कर रहे हैं। जैसे मैं हूँ, एक सर्विस के रूप में काम करता हूँ, डॉक्टर सर्विस के रूप में काम करता है, इंजीनियर, लॉयर, एक शॉपकीपर, एक बार्बर, ये सब लोग एक सर्विस करते हैं। और कहीं कहीं बैंक है, LIC है, पोस्ट ऑफिस है, ऑक्यूपेशन है, कुरियर्स हमारे पास आता है, सर्विस को लेकर के आता है, शॉपकीपर्स। इसमें जो है कि टूरिज्म एक इम्पोर्टेंट जो है कि एक एग्जाम्पल है इसका, या कह सकते हैं कि गुड सर्विस के रूप में देखा जाता है। अब आगे हम टूरिज्म, अब हम टूरिज्म पे फोकस करते हैं। टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत एक टूरिज्म एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इसकी बात करें टूरिज्म। टूरिज्म आज के समय में किसी डेवलप्ड कंट्री में या अंडर डेवलप के लिए, कई देश के लिए, तो टूरिज्म एक बेसिक जो है कि इकोनॉमिक फैक्टर्स है, कि उसी के कारण जो है कि वहाँ पर आय इनकम हो पाती है, और वो जो है कि अपने देश की GDP को चलाता है, देश की ग्रोथ को देखता है। कई जगह टूरिज्म इम्पोर्टेंट हो जाता है। कारण क्या है कि टूरिज्म में लोग स्टैंडर्ड लाइफ के लिए, टूरिज्म के लिए लोग आकर्षित होते हैं। ये कह सकते हैं कि जब लेज़र पीरियड होता है, हॉलीडेज होता है, तो लोग टूरिज्म पे फोकस करते हैं और अपना टाइम और पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बात आती है, डिपेंड ऑन डिमांड्स। डिमांड में अगर बात करें, तो डिमांड जब तक टूरिज्म की इच्छा नहीं होगी, जब तक उस प्लेस को विजिट करने की बात नहीं आएगी, जिसको हम जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तब तक टूरिज्म का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए डिमांड्स इंपॉर्टेंट वैल्यू है। देन ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इज ए इम्पोर्टेंट फैक्ट, क्योंकि ट्रांसपोर्ट, अगर टूरिज्म की बात करें, तो जिस प्लेस को हम देखना चाहते हैं, इच्छा पहले जारी करेंगे, फिर हम पर्सनल व्हीकल से या गवर्नमेंट व्हीकल से या जो भी हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होंगे, उसके माध्यम से हम उस प्लेस तक पहुंचेंगे, फिर वहाँ पे रुकेंगे, खाएंगे, पिएंगे। तो इस तरीके से एक बड़ी इंडस्ट्री के रूप में डेवलप होता जा रहा है टूरिज्म। इसीलिए इसको फॉग फ्री इंडस्ट्री भी कहते हैं। आज के समय में भारत हो या विश्व के कई सारे देश, जहाँ पर टूरिज्म से एक अर्निंग, अच्छी अर्निंग हो रही है। अब इसको अफेक्टिंग फैक्टर्स कह सकते हैं, कि जहाँ पर टूरिज्म के लिए लोग जाते हैं, उन प्लेस पर जहाँ पर कुछ न कुछ होगा, किसी न किसी कारण से लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। तो वो कारण कौन सा होगा, हम देखते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशन कहीं की अच्छी है किसी प्लेस की, तो वहाँ पर लोग जाते हैं। जैसे ज़्यादातर देखा जाता है कि नॉर्थ के लोग जब गर्मी का दिन आता है, तो वो जो है कि साउथ प्लेन की तरफ भागने लगते हैं, या कह सकते हो कि प्लेन की तरफ जाते हैं। जब ठंडी का टाइम आता है, सॉरी, ठंडी के टाइम प्लेन की तरफ जाते हैं, और जब गर्मी का सीजन आता है तो माउंटेन्स की तरफ भागते हैं। तो इस तरीके से हम क्लाइमेटिक को देख सकते हैं। लैंडस्केप एक इम्पॉर्टेंट पहलू है,
मेडिटेरेनियन सी है यूरोपियन कंट्रीज़ में, जहाँ पे लोग जाते हैं। डेजर्ट घूमने के लिए लोग जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं। तो कई सारे प्लेसेस है जहाँ पर जो है कि देखने के लिए लोग जाते हैं। कल्चरल एंड रिलीजियस, कुछ पर रिलीजियस पर्पज से है, कुछ कल्चरल जो है कि हमारे पास वो है जहाँ पर लोग फेमस है। जैसे गोम्पास, हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो बुद्ध का जो है कि मंदिर है और उससे संबंधित कई सारी चीज़ें वहाँ पर है। तो कल्चरल प्लेस को विजिट करने के लिए जाते हैं। हिस्टोरिकल प्लेस हैं, आर्ट्स हैं, कुछ मोनूमेंट्स देखते हैं, म्यूजियम देखने जाते हैं। हिस्टोरिकल प्लेस होगा, वार है या कुछ और चीज़ें हैं वहाँ पर, किसी राजा महाराजा की बातें अगर होती हैं तो उस चीज़ को देखने के लिए जाते हैं। इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रीज़, कुछ आर्थिक पर्पज से भी जो है, जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह फेमस है, जमशेदपुर टाटा लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल एरियाज होती है वहाँ पे लोग जाते हैं घूमने के लिए। तो ये अफेक्टिंग फैक्टर्स होता है। इसी टूरिज्म के साथ साथ अगर हम देखें तो भारत में मेडिकल टूरिज्म का बड़ा प्रचलन है। भारत में मेडिकल टूरिज्म एक इम्पोर्टेंट जो है कि फैक्ट्स है, जहाँ पर या इम्पोर्टेंट सर्विसेज है, जहाँ पर लोग जो है कि ज़्यादातर विदेशों से भी आते हैं। खासतौर पे हमारे नेबरिंग कंट्री के लोग तो हमारे मेडिकल टूरिज्म के लिए आते हैं। मेडिकल टूरिज्म का मतलब है कि जब मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ साथ जब हम टूरिज्म को जोड़ दें, कंबाइन कर दें, तो मेडिकल टूरिज्म कहलाता है। लोग अपने पेशेंट को लेकर के आते हैं दिखाने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, और फिर वहाँ की चीज़ों को जब थोड़ा सा लेजर पीरियड मिलता है, जब टाइम पास करना होता है, तो लोग थोड़ा घूमने लगते हैं, तो वो मेडिकल टूरिज्म के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से ये डेवलप हो जाता है। तो अब वर्ल्ड में अगर डेवलप्ड कंट्री के लोग हमारे यहाँ आते हैं तो ड्यू टू कॉस्ट फैक्टर्स, हमारे यहाँ कम पैसे में मेडिकल अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है, इसलिए लोग आते हैं। जो हमारे नेबरिंग कंट्री है, हमसे अगर अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो वो लोग हमारे पास आते हैं, तो उनके लिए फैसिलिटीज़ की अच्छी हाई फैसिलिटीज़ मिल जाती है। सारी चीज़ें सुविधाजनक हो जाती हैं, इसलिए लोग आते हैं अपने नहीं मिलने के कारण। तो अब ये हो जाता है। सम अदर एक्टिविटीज़, मतलब टर्शरी सेक्टर के अलावा दो एक्टिविटीज़ इसमें और भी पढ़नी है, जिसमें क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ और क्विनरी एक्टिविटीज़ की बात करेंगे। क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ वह है जहाँ पर रिसर्च और डेवलपमेंट की बात करते हैं, स्किल्ड बेस होता है, स्पेशलाइजेशन की बात होती है, स्किल की बात की जाती है कि टर्सरी से थोड़ा सा ऊपर है, तो टर्सरी से हाई क्वालिटी के अंतर्गत आता है। इसमें जो है कि ज़्यादातर सॉफ्टवेयर की बात की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसको देखा जाता है। इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, टैक्स कंसल्टेंट्स और म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं, जो क्वार्टरली एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आते हैं। और आगे है क्विनरी एक्टिविटीज़, इससे भी थोड़ा सा आगे की बात करें। क्विनरी एक्टिविटीज़ पंचम क्रियाकलाप भी कहते हैं। ये हाई लेवल डिसीजन मेकर्स की बात होती है, किसी देश की पॉलिसी बनाने की बात होती है, पॉलिसी मेकर की बात होती है, उसको रिव्यू करने की बात होती है, रिन्यूअल करने की बात होती है, फाइनेंशियल लीगल कंसल्टेंट्स की बात आती है, या फिर हाई पेड स्किल्ड होते हैं, इसमें अच्छा खासा इनकम होता है। ये ज़्यादातर जो है कि मशीनरी वर्क होता है या सॉफ्टवेयर वर्क होता है। हमारी गवर्नमेंट है, अगर पार्लियामेंट में अगर मैं कहूँ कि हमारी गवर्नमेंट को इसमें हम कोई एक्टिविटीज़ में मेंबर्स डिसीजन मेकर्स के रूप में, या प्राइम मिनिस्टर की बात करें, या फिर और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनको हम इसमें रखते हैं, जो किसी देश के विकास के लिए, हित के लिए सोचते हैं। तो इस तरीके से इसको हम, ये गोल्ड कॉलर के अंतर्गत आते हैं। क्यूनरी एक्टिविटीज़ के जो वर्कर्स होते हैं उनको हम लोग गोल्ड कॉलर एक्टिविटीज़ के नाम से जानते हैं, गोल्ड कॉलर के नाम से जानते हैं। आउटसोर्सिंग पंचम एक्टिविटीज से ही रिलेटेड है, आउटसोर्सिंग। बशर्ते इसमें क्या होता है कि जब एक देश से दूसरे देश की तरफ लोग जाते हैं बिजनेस करने के लिए, वहाँ पर कुछ करने के लिए, काम करने के लिए, तो वो हम लोग आउटसोर्सिंग का नाम देते हैं। खासतौर पे आईटी सेक्टर्स जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी सेक्टर्स हैं, ह्यूमन इंटरप्रेनर्स हैं जो कॉल सेंटर्स में काम करने वाले हैं, ये लोग ज़्यादातर आउटसोर्सिंग के रूप में जाने जाते हैं। केपीओ और बीपीओ दो नाम से, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग और बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग के रूप में जाना जाता है। और इस तरीके से ये लोग जो है कि अगर मैं बात करूं कि दूसरे देश में जा कर के कर लेते हैं, तो किसी डेवलप्ड कंट्री में इंडिया से अगर जाते हैं तो ये उनको लेबर मिल जाता है, अच्छा खासा लेबर, कम पैसे में अच्छे स्किल्ड लेबर मिल जाते हैं। वहाँ से लोग हमारे पास आते हैं, तो हमारे यहाँ हम अच्छी सैलरी देते हैं, फिर हमारे पास वो आकर के काम करते हैं। तो इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जा करके काम करने का काम चल जाता है, आउटसोर्सिंग कहते हैं। लास्ट टॉपिक इसमें आता है द डिजिटल डिवाइड।
डिजिटल डिवाइड का मतलब इट्स टोटली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक यानी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है। इसमें दो चीज़ें देखती हैं, डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में अगर बेसिकली अंतर हम देखें तो ये है कि अगर हम दो तरीके से देख सकते हैं इसको। एक तो गरीब या अंडर डेवलप्ड जो कंट्री है वहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, वहाँ पर अच्छे लाइफ नहीं होंगे, डेवलपमेंट के सोर्सेस नहीं होंगे, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी नहीं होंगी, या फिर ये कह सकते हैं कि वहाँ पर अच्छे कंप्यूटर्स, इंटरनेट, सारी फैसिलिटीज़ अगर होगी भी तो उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनके पास इतना नॉलेज नहीं है, एजुकेशन कम होगा, जिस वजह से वो यूज़ नहीं कर पाते। तो किसी देश के दो तरीके से देख सकते हैं। किसी देश में ही एक तो ये है कि जहाँ पर रिच लोग हैं, ज़्यादा टेक्नोलॉजीफुल हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं डिजिटल का, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर होंगे, उनकी लाइफ ज़्यादा बेहतर होगी। और जो पुअर्स होंगे उनकी लाइफ जो है थोड़ा सा स्ट्रगलफुल होगी और वो अपॉर्चुनिटी को टेक नहीं कर पाते हैं। इस तरीके से जो है कि डिजिटल डिवाइड होता है। या अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में जो डेवलप्ड कंट्री है वो डिजिटल डिवाइड में हमसे ऊपर है, अंडर डेवलप्ड की बात करें तो वो हमसे नीचे है। इसी तरीके के बीच में जो खाई बन जाती है, गैप बन जाता है, उसको डिजिटल डिवाइड कहते हैं। इस तरीके से टॉपिक खत्म हो गया। थैंक यू।